हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस हब। आज सत्यम सर फिर से आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, जो चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था क्लास 7 का रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, उसका दूसरा पार्ट आ गया है। ठीक है, कल हमने इस चैप्टर में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। आज हम इसके बारे में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर येस्ट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन में कि एनारोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वैसा रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के बिना हो। ठीक है, वैसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन के बिना हो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। वहीं एरोबिक रेस्पिरेशन में बताया था कि वैसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट से हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो तो उसमें ये होगा, क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। प्लांट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि ये सब ऑक्सीजन लेते हैं। क्लियर। लेकिन जब मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात कर रहा था तो वहां पे मैंने एक ऑर्गेनिज्म का बोला था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन येस्ट में होता है। मतलब अब वहां पे बच्चे का जो सवाल है और जायज सवाल है, येस्ट क्या होता है। ठीक है, तो बाबू येस्ट दरअसल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब बोलोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम नेक्ड आई, मतलब ये नॉर्मल आंख, खुला हुआ आंख से हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो इतने छोटे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, येस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, एक जंतु है, एक येस्ट है जो कि एक फंगी का प्रकार होता है। वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि हम लोग नॉर्मल आंख से उसको नहीं देख सकते। ठीक है, क्लियर। तो येस्ट में होता है क्या बाबू, येस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब येस्ट में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि येस्ट क्या होता है तो आप सिंपली बोलिए कि येस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे धरती पे हर जगह पाया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब चलिए आगे, हमने कल पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने कल पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमने कल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड। कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या होता है, एक बार मैं बता देता हूँ। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर से, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसमें फूड से क्या प्रोड्यूस होता है, फूड का ब्रेकडाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्लियर। अब आगे है, अब रेस्पिरेशन के कितने प्रकार ये बताया था। तो रेस्पिरेशन के बाबू दो प्रकार होते हैं, रेस्पिरेशन के दो प्रकार होते हैं। पहला था एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब जो हमारा खाना है, जो हम खाते हैं और जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो दोनों अंदर जाके सेल में क्या करता है, रिएक्ट करता है और वहां से क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वहां प्रोसेस हो रहा है, फूड से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी, तो रेस्पिरेशन है। लेकिन ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट में हो रहा है। तो ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट में हो रहा है मतलब क्या, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट मतलब कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। कैसा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्लियर, उसमें फूड का ब्रेकडाउन होकर डायरेक्ट वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, और एनर्जी बनाता है। क्लियर, आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा एनारोबिक रेस्पिरेशन को फिर से आज देख लेते हैं अच्छे से। मैंने बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जिसमें फूड बिना ऑक्सीजन के रिएक्ट किए साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए स्लाइड पे, ठीक है, क्लियर। इसमें देखिए एक केमिकल इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक केमिकल इक्वेशन दिख रहा है ये, ठीक है। इसमें देखिए जो ग्लूकोज है दरअसल ये फूड है, ठीक है, समझ जाइए क्या ये फूड है। ये ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी। मतलब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड, और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी। तो ये जो टाइप है
ये कैसा है, एनारोबिक रेस्पायरेशन है। कैसा है, एनारोबिक रेस्पायरेशन। क्यों, अगर एरोबिक रेस्पायरेशन होता तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, जब एरोबिक रेस्पायरेशन होगा तो उसमें जो खाना है, फूड है, यानी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो ये रिएक्ट करेगा, थोड़ा इसको और सेंटर पे ले आते हैं, हाँ, ये रिएक्ट करेगा आपका किसके साथ, ग्लूकोज प्लस ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। फिर क्या करेगा, ग्लूकोज रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। फिर से अच्छे से छोटा में लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया, और इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा आपको, देखिए, दरअसल एरोबिक जो रेस्पायरेशन होगा, कौन सा, एरोबिक, ध्यान से, थोड़ा स्लाइड आ जा रहा है, हाँ अब देखिएगा, ठीक है, फिर से, हाँ, एरोबिक जो रेस्पायरेशन है, ठीक है, एरोबिक का बात कर रहा है, इसमें क्या होता है बाबू, कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज हुआ, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, O2 ऑक्सीजन, और क्या बनाता है, तो ये बनाता है तीन चीज, हमेशा याद रखिएगा, ये कितना चीज बनाएगा, तीन चीज। क्या बनाता है, ये बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एरोबिक रेस्पायरेशन जब भी हमारे सेल के अंदर होता है तो उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, तो CO2 प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है और एनर्जी बनाता है। एनर्जी किसके फॉर्म में बनाएगा, तो एनर्जी करेंसी का बात किए थे, ATP के फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है वो दरअसल क्या है, वेस्ट है। तो हम लोग जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छूट जाता है, लेकिन जो एनर्जी है और जो वाटर है उसका हमारा शरीर यूज करता है, हमारे शरीर के सेल यूज करते हैं। लेकिन एनारोबिक रेस्पायरेशन में ये नहीं होता है। एनारोबिक रेस्पायरेशन में सिर्फ क्या होता है कि जो ग्लूकोज या फूड है वो प्रोड्यूस करता है क्या, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, यहाँ तक मैंने करा दिया था, क्लियर। अब चलते हैं अगला पार्ट, अगला आगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है, ब्रीदिंग, ठीक है। व्हाट इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना, सांस बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना। ब्रीदिंग मतलब सिर्फ एक ब्रीदिंग मतलब समझ जाइए, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, बस इतना ही है। ब्रीदिंग का काम हमारे शरीर में इतना ही है कि सांस अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है, हवा को अंदर लेना है बाहर छोड़ना है, बस। और जो ब्रीदिंग है बाबू वो रेस्पायरेशन का एक पार्ट है, मतलब हिस्सा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन सेम चीज तो नहीं है, तो नहीं, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन अलग अलग चीज है। ब्रीदिंग मतलब सिर्फ होता है सांस लेना और छोड़ना, लेकिन रेस्पायरेशन जो है वो सांस लेने से पूरा उसका प्रोसेस है जब तक वो एनर्जी ना बना दे, ठीक है। लेकिन ब्रीदिंग का सिर्फ इतना काम है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है ब्रीदिंग, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए ब्रीदिंग जो है वो रेस्पायरेशन का एक पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। अगर ब्रीदिंग नहीं होगा तो रेस्पायरेशन नहीं होने वाला है, क्लियर। ब्रीदिंग नहीं होगा तो रेस्पायरेशन नहीं होने वाला है। रेस्पायरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रीदिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्रीदिंग। जब हम सांस लेंगे तभी हमारे अंदर ऑक्सीजन जाएगा और तभी वो ऑक्सीजन जाके क्या करेगा, फूड के साथ सेल में रिएक्ट करेगा, क्लियर। तो अब यही हम लोग को ब्रीदिंग पढ़ना है। अगर आपसे कोई पूछे ब्रीदिंग रेस्पायरेशन में डिफरेंस क्या है, तो साफ साफ डिफरेंस ये है कि ब्रीदिंग सर एक फिजिकल प्रोसेस है और इसमें सिर्फ हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, लेकिन रेस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, उसमें केमिकली जो हमारा फूड होता है वो सेल के अंदर केमिकली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, क्लियर। लेकिन ब्रीदिंग जो है वो क्या है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वो सिर्फ सांस लेता है और सांस बाहर छोड़ता है, क्लियर। अब यहाँ पे समझ जाइए, ब्रीदिंग जो है बाबू वो उसमें दो स्टेप्स होते हैं। इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, टेकिंग इन एयर इन रिच ऑक्सीजन।
इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। तो ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। मतलब ब्रीदिंग में हम सिर्फ इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और जो हम हवा अंदर लेते हैं वैसा जो हम हवा लेते हैं इनहेलेशन करते हैं तो इसमें हम हवा ऐसा लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, हवा में बहुत कुछ है, हम लोग सांस लिए लेकिन उसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होता है। वहीं जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हवा ज्यादा फेंकते हैं, उसमें हम जब बाहर हवा छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है। क्लियर, समझे। और अगर हम मान लें कि अगर हम पूछे कि वन ब्रीद मतलब क्या, तो वन ब्रीद मतलब एक बार जब हम सांस लेते हैं तो एक बार हम जब वन ब्रीद करते हैं, एक बार ब्रीद करते हैं, श्वसन कर रहे हैं, तो हम एक बार सांस अंदर ले रहे हैं, एक बार सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे वन ब्रीद। ठीक है, और जो हमारा शरीर होता है, बॉडी होता है, वो लगभग 15 से 18 टाइम्स पर मिनट में क्या करता है, ब्रीद करता है। ठीक है, और जो एवरेज ब्रीदिंग रेट है अडल्ट में, अडल्ट मतलब युवा में, वयस्क में, जब वो रेस्ट करता है तो 15 से 18 होता है। लेकिन जब वो हैवी एक्सरसाइज करता है, मतलब आप डंबल जिम जा रहे हो, डंबल कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, ऐसे ऐसे हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो एवरेज जो ब्रीदिंग रेट है वो 15-18 से बढ़ के 25 जा सकता है कि हम 1 मिनट में 25 बार ब्रीद कर रहे हैं। और एक बार ब्रीद करने का मतलब एक बार इनहेलेशन करना और एक बार एक्सहेलेशन करना। एक बार इनहेलेशन मतलब एक बार हम लोग सांस अंदर लिए और एक बार एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर लिए छोड़े। ठीक है, तो ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं। क्लियर, किसी को डाउट? अगर आपको किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आज एक डाउट आया था येस्ट के बारे में, मैंने क्लियर किया। अगर फिर से आपको कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसे क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और साइंस सब के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, हमने पढ़ लिया। ठीक है, आगे है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखिए जितना भी हमारा शरीर के अंदर काम होता है बाबू, देखिए जितना भी हमारे शरीर के अंदर काम होता है, ठीक है, वो सारे ऑर्गन्स मिल के करते हैं। ठीक है, तो सबका एक ऑर्गन का सिस्टम होता है। जैसे हम लोग डाइजेशन करते हैं तो जब डाइजेशन का काम होता है तो उसमें जितने भी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं वो सारे ऑर्गन्स को मिला दें हम तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते थे। अब यहाँ पे रेस्पायरेशन का काम हो रहा है, तो रेस्पायरेशन में जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन्स, रेस्पायरेशन में हमारे जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हेल्प करेंगे, काम करेंगे, वो सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। और जो ह्यूमन का रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, फिगर थोड़ा सा ब्लर आ गया है क्योंकि ग्रीन वाले बोर्ड में शायद बढ़िया से दिया नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा बाबू, ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये नसल कैविटी है। नसल कैविटी ये वाला एरिया होता है। ठीक है, क्लियर, नसल कैविटी अंदर। ठीक है, ये एरिया होता है, नसल कैविटी होता है। हम लोग जो सांस लेते हैं वो यहीं से लेते हैं। क्लियर, उसके बाद आगे एक फेरिंग्स होता है। क्या होता है, फेरिंग्स। ये जो है दिख नहीं रहा आपको, लिख देता हूँ, फेरिंग्स। ठीक है, सबके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद लैरिंग्स होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद विंड पाइप होता है, क्योंकि हम लोग को सांस अंदर लेना है, विंड पाइप होता है। ठीक है, उसके बाद लंग्स होता है और लंग्स में ही ब्रोंकियोल्स होता है। ठीक है, समझ में आया, ये सारे के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करेंगे, चलिए दिखाते हैं। तो पहले आता है रेस्पिरेशन सिस्टम में, पहला है नेसल कैविटी। क्या है, नेसल कैविटी। नेसल कैविटी मतलब जहां से हम क्या कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट फिगर में, ये नसल कैविटी है। नसल कैविटी क्या होता है, जैसे एंट्री पॉइंट होता है नॉस्ट्रिल,
नॉस्ट्रिल जब होता है, देखिए ये जो दो दिख रहा है हमारा, मेरे पे ध्यान दीजिएगा, ये जो दो दिख रहा है, ये जो दो है जिससे सांस ले रहे हैं, ये है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से आगे ही अंदर जाके क्या होता है, नसल कैविटी होता है, खाली जगह। कैविटी बेसिकली खाली जगह को बोला जाता है हमारे शरीर में, तो अंदर में खाली जगह है। फिर वो आगे जाके विंड पाइप से कनेक्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, जो कि एक रास्ता है हवा जो हम लेते हैं उसको अंदर जाने का, विंड पाइप। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग फूड पाइप पढ़े थे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, विंड पाइप। और विंड पाइप के ही होते हुए ये कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। कहाँ लग जाता है, लंग्स। और लंग्स कहाँ है, तो हमारे चेस्ट में, छाती में एक खाली जगह है, ठीक है, उसी को चेस्ट कैविटी बोलते हैं, जिसमें लंग्स प्रेजेंट होता है। और इसको प्रोटेक्ट करता है क्या, रिब्स प्रोटेक्ट करता है, रिब्स की जो हमारी हड्डियां हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं। क्लियर। लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम होता है जो एक मस्कुलर सीट है। जैसे लंग्स रहेगा बाबू, उसके नीचे एक मस्कुलर सीट ऐसे दिया होता है, जो जिसपे जो लंग्स है वो क्या है, रखा हुआ है, रेस्ट पे है। क्लियर। और जब भी हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम भी क्या करता है, मूव करता है। और कैसे मूव करेगा वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब डायफ्राम है क्या, एक मस्कुलर सीट है जो क्या है, चेस्ट कैविटी के का फ्लोर है। दरअसल दरअसल लंग्स इसी पे क्या करता है, रहता है। अब जैसे देखिएगा, फिगर देखिएगा, फिगर पे आ जाते हैं, तो ये है लंग्स बाबू, ध्यान से देखिएगा, ये है लंग्स हमारा। और ये देखिए इस पे देखिए क्या है, रखा हुआ है, और यही को क्या बोल रहा है, डायफ्राम बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, डायफ्राम बोल रहे हैं। क्लियर। तो ये ध्यान से सुनिए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं, तो नसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स और डायफ्राम। ठीक है, नसल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स और डायफ्राम। तो ये जो है, ये सब ऑर्गन्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर हुआ, समझा। अगर आपको लिखना है तो आप सारे लिख लीजिए। नसल कैविटी क्या होता है, नॉस्ट्रिल से जब सांस अंदर लेते हैं तो वो एक खाली अंदर जगह होता है, उसी को नसल कैविटी बोलते हैं। फिर वहां नसल कैविटी से होते होते विंड पाइप से होते होते लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर जाता है क्या, हम लंग्स से दो ब्रोंकी निकला हुआ रहता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आगे है क्या, हाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है लंग्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये लंग्स है। ये लंग्स में ये जो गया, ये विंड पाइप है, और ये दो पार्ट में बट गया, एक इधर एक इधर। ध्यान से देखिएगा, ये दो पार्ट में, एक इधर बटा एक इधर बटा, इसी को बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। और इसी से बहुत सारे, ये सारे क्या रूट जैसे निकला हुआ है शाखा इसका। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और यही लंग्स में जाके, और ब्रोंकियोल्स में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, एयर सैक्स पाए जाते हैं, जिससे हवा एक्सचेंज होता है, और उस एयर सैक्स को एल्वली बोलते हैं, और एल्वली से ही गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके शरीर में गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, तो लंग्स में। लंग्स में कहाँ पे हो रहा है, तो एल्वली से। कहाँ से, एल्वली। एल्वली कहाँ पे है, तो आप बोलिएगा कि जो हमारा विंड पाइप जाता है लंग्स के पास, तो लंग्स में वो दो पार्ट में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकी बोलते हैं। और ब्रोंकी से बहुत सारे छोटे छोटे शाखा निकले हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ये सब को क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। और ब्रोंकियोल्स के इंड पार्ट में छोटा छोटा एयर सैक्स होता है। एयर सैक्स मतलब कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स पाए जाते हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस निकलता है। क्लियर। अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है, पहले देखिए ब्रीथ हम लोग कैसे करते हैं, समझिएगा एकदम ध्यान से। ब्रीथ हम लोग कैसे करते हैं, तो देखिए बाबू, ब्रीदिंग में पहले हम इनहेलेशन करते हैं। तो जब भी हम इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेते हैं, तो कभी आप सांस अंदर लेके देखिएगा, सांस अंदर लीजिएगा तो आपका जो चेस्ट है, छाती जो है वो फूल जाएगा, थोड़ा फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छाती फूल जाता है, तो जो रिब्स होता है वो मूव करता है अपवर्ड की ओर। कहाँ मूव करता है, अपवर्ड और आउटवर्ड। मतलब पहले ऐसे है, जब हम सांस लेते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, मतलब थोड़ा सा हमारा छाती क्या होता है, ऊपर होता है और बाहर की ओर आता है, मतलब फूलता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, रिब्स जो है थोड़ा सा ऊपर होता है और बाहर की ओर आता है। डायफ्राम, फिर जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम, क्योंकि लंग्स फूलता है तो डायफ्राम नीचे जाता है, डाउनवर्ड जाता है। क्लियर। मतलब जब हम इनहेलेशन लेंगे, जब हम सांस अंदर लेंगे, हमारा रिब्स आगे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा,
ठीक है, और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर जाता है, ठीक है, समझ में आया। और चेस्ट कैविटी का जो स्पेस होता है, छाती आपका फूल जाता है तो उसका स्पेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं। जैसे ही हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो वही जो रिप्स है वो डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है और सिकुड़ जाता है, इनवर्ड हो जाता है, आउटवर्ड नहीं। जब सांस लिए तो रिप्स क्या होगा, अपर जाएगा और आउटवर्ड जाएगा, लेकिन जब हम सांस छोड़ दिए तो रिप्स डाउनवर्ड जाएगा और इनवर्ड जाएगा, क्लियर। डायफ्राम फिर क्या होता है, जैसे डायफ्राम सांस लेने में नीचे जाता था, अब डायफ्राम सांस लेने में नीचे जा रहा है, अब डायफ्राम क्या होगा, सांस लेने से ऊपर जाएगा। चेस्ट जब सांस लेते हैं तो क्या हो जाता है, चेस्ट फूल जाता है, स्पेस बढ़ जाता है, लेकिन जब सांस छोड़ देंगे तो चेस्ट क्या होगा कि उसका स्पेस कम जाएगा, क्लियर, समझ में आया। तो ये था, समझे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आज हमने क्या पढ़ा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को अच्छे से पढ़ा, फिर हमने ब्रीदिंग पढ़ा, ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ा, ठीक है, मैकेनिज्म जब हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं तो कैसे क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ा। तो आज हम लोग इतना पढ़े, कल वाले पार्ट में लगभग मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिएगा और हर एक पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा। जो पॉइंट आप नहीं समझ पाए आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको फिर से कल उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगर आपको नोट्स बनाना है तो ये जो पीपीटी है उससे आप नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू। और सत्यम सर आपको बोल रहे हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आजकल पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यूथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो बहुत ही विचित्र करने वाला बात है। यूथ को समझना चाहिए कि ये हमारा टाइम है, जो बच्चे हैं आप समझिए कि ये हमारा टाइम है, थोड़ा पढ़ाई की ओर दे देते हैं। खेलना गलत बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा खेलना गलत बात है। पढ़ना बुरी बात नहीं है, जाना चाहिए और पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। तो आज मैं इजाज़त लेता हूँ, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।